अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आज मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब भी कुछ बिजी है। उनका कुछ बिजी स्केड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से वो अब तक अवेलेबल नहीं है। खैर, हम क्लास की रिकॉर्डिंग तो करते हैं, तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो जो भी काम आपका मिस हो गया हो, अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो जो भी काम आपका मिस हो गया हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको, रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। बेसिकली आज का जो मेरा एजेंडा है क्लास का, वो है एक्सेल के कुछ फर्दर फंक्शंस को एक्सप्लोर करना। क्या फंक्शंस है? व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो तीन फंक्शंस हमारे पास दिए गए हैं डेटा के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर तीन फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है: सिनारियो मैनेजर, गोल सिक एंड डेटा टेबल। इन तीनों फंक्शंस को हम कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे, so that you can get the entire understanding of this particular session। और इन फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। बेसिकली ज़्यादातर जो हम इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने अवेलेबल है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है गोल सीक। गोल सीक बेसिकली होता क्या है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए जो चेंजेस आपको रिक्वायर्ड है, उस चेंजेस को किस तरीके से डील किया जाएगा एक्सेल के गोल सीक के फंक्शंस के, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अवेलेबल है, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, जिसके अंदर आपके जो आउटपुट रिजल्ट्स हैं, जैसे आपका आउटपुट रिजल्ट्स है ग्रॉस प्रॉफिट है, देन आपका है नेट प्रॉफिट, आपका ईबीटी क्या है और आपका ईपीएस क्या है। सही है, ये आपके आउटपुट्स हैं। इनपुट्स आपके क्या है? सेल्स, सीओजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स एंड शेयर्स अवेलेबल है। अच्छा, ये अभी हमारी जो सेल्स है वो 300,000 की है, जिसकी बेसिस पे, जिसके अगेंस्ट हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है वो 150 का है। ईबीटी हमें 105 का अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट 73,500 का है, और ईपीएस 7.35 है हमारे पास। व्हाट इफ, व्हाट इफ अगर हमें ईपीएस 7.35 से बढ़ाकर अपनी कंपनी का 20 ईपीएस चाहिए, तो इसकी अगेंस्ट हमें ये मालूम करना है कि हमारी सेल्स कितनी ग्रो होनी चाहिए कि हमारा जो टारगेट है 20 ईपीएस का वो अचीव हो जाए। एग्जाम्पल को सही तरीके से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं, एक इनपुट वेरिएबल को हम चेंज करके अपने एक आउटपुट वेरिएबल की फिगर को, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। सही है। गोल सिक के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक इनपुट को चेंज करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, जस्ट फॉर वन इनपुट। एक इनपुट को चेंज करने की आपको अलाउ है, आपको इजाजत है। तो किस तरीके से होगा? एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। इफ आई वांट टू इंक्रीज माय ईपीएस 7.35 टू 20, सो what sales I have to increase to achieve my target? कितने परसेंट की सेल्स मुझे ग्रो करनी पड़ेगी? राइट नाउ आई हैव 300,000 सेल्स, और अगेंस्ट मुझे 17.35 का ईपीएस मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस की विंडो में। गोल सिक को मैंने क्लिक किया, ये गोल सिक की विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। आपसे वो क्या डिमांड कर रहा है? सबसे पहले वो कह रहा है टू सेट सेल्स रेफरेंसेस। सही है, सेट सेल रेफरेंसेस। सही है। आपको ये पहले बताना है कि कौन सी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो। दिस वैल्यू, इसको आप चेंज करना चाहते हो। ओके, किस वैल्यू पे लेके आना चाहते हो? 20 पे। ओके, आप चाहते हो 7.35 से इंक्रीज करके वो 20 पर आ जाए बाय चेंजिंग सेल।
किस सेल्स की चेंजेस, किस में चेंजेस आप चाहते हैं। आप चाहें तो COGS की परसेंटेज को चेंज कर दें, ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज को चेंज कर दें, टैक्स की परसेंटेज को चेंज कर दें, या शेयर्स को आप चेंज कर दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, हम सेल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैंने सेल्स पे क्लिक किया, ओके, और ओके कर दिया। यहाँ पर मैं ओके करूंगा, विद इन अ सेकेंड वो आपको आपका रिजल्ट, जो आपका टारगेट है, वो अचीव करके बता देगा कि यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्स बाय 816325 in order to achieve your target, that is EPS 20. You can see that. तो यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट वन इनपुट वेरिएबल को चेंज करके अपने EPS टारगेट जो हमारा था उसको हमने अचीव कर लिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप इसकी ले ले। आप चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट जो मेरा है वो कितना हो जाए, ये 200 अभी आ रहा है, किस सेल्स के अगेंस्ट आ रहा है, या अभी हम सेल्स की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं COGS की। अगर मेरा COGS 50% है और बाकी इनपुट्स में मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, और और मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट जो है वो 200,000 से इंक्रीज करके 500,000 या 1 मिलियन हो जाए, ओके, मैं 1 मिलियन की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, वो 1 मिलियन हो जाए बाय चेंजिंग वन वेरिएबल, दैट इज COGS परसेंटेज। तो दोबारा मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं उस सेल्स का रेफरेंस दूंगा जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज नेट प्रॉफिट। कितना चेंज करना चाहता हूँ, 1 मिलियन। और किस परसेंटेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस परसेंटेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ओके। नाउ यू कैन सी दैट यू हैव टू इंक्रीज, यू माइनस में आ गया 90%, यानी अगर आप अपना COGS को 0 करते हो तब भी इस टारगेट को आप अचीव नहीं कर सकते हो। हाउएवर आपका COGS माइनस में चला गया, इट मींस यू हैव टू चेंज योर वेरिएबल इन ऑर्डर टू अचीव योर टारगेट। तो हम COGS को अब नहीं करेंगे, अब इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद हम अब टारगेट बनाएंगे सेल को, ओके। दोबारा हमने इसको इसी को टारगेट किया और हमने यहाँ पर 1 मिलियन लिख रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पर सेल्स को टारगेट बना दिया। Now you can see that you have to increase your sale by 4 million in order to get your target, that is 1 million net profit. ओके, इसकी अगेंस्ट में आपका जो EPS थे वो भी 100 पे पहुंच चुका है। तो ये था गोल सीक आपका। ये फंक्शन बड़ा जबरदस्त टूल है हमारे पास। जब हम प्रेजेंटेशन कहीं पेश करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, तो वहां पर अगर इसी तरीके से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए कि अगर मुझे अपना EPS बढ़ाना है या मुझे अपनी नेट इनकम को बढ़ाना है, तो आप मुझे बताएं कि मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए। At that time you have to use GoalSeek in order to resolve all the issue while you are facing at that time. तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल तो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके इनपुट है ना, जो इनपुट है ये इस पर्टिकुलर आपकी जो स्टेटमेंट है उससे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ से उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं आपको, ओके। आपके यहाँ से रेफरेंसेस, और जो आपके आउटपुट है वो यहाँ पर कनेक्टेड है इससे। ये कनेक्शन होना ज़रूरी है, ये कनेक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। अगर आपका ये कनेक्शन नहीं है तो ये आपको रिजल्ट, टारगेट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। यू हैव टू एस्टैब्लिश द connection first, then you use GoalSeek in order to resolve your issues. अच्छा, आज हमारी जो सेकंड एग्जांपल है डेट इज डेटा टेबल, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये डेटा टेबल होता क्या है बेसिकली, क्या किस तरीके से हम डेटा टेबल को डील करते हैं।
अभी हमने गोलसिक के बारे में बात की, तो गोलसिक के अंदर क्या था कि इफ आई वांट टू इंक्रीज माय वन आउटपुट, ओके, बाय चेंजिंग वन वेरिएबल, सही है। लेकिन if I want to change my if I want to change my all output by changing one variable। अब यहाँ पर देखो, एक बात आपसे बात करता हूँ मैं कि यहाँ पर हमारे पास ये है ग्रॉस प्रॉफिट, ईबीटी, नेट इनकम, ईपीएस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, आप ये बताएं कि अगर आपकी सेल यहाँ पर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी सेल जो है वो अगर 50% से इंक्रीज करती है, राइट नाउ मैं यहाँ पर आपकी सेल दिख रहा हूँ 100,000, तो इस वक्त जो आपके रिजल्ट्स हैं आपके सामने अवेलेबल हैं कि आपका जो ईपीएस है 2.5 है, ओके, और यहाँ पर भी देखो 2.5 ही आ रहा होगा। इट मीन्स योर आउटपुट हैज बीन कनेक्टेड विथ योर इनपुट, ओके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, मुझे मल्टीपल सिनारियो बना के दो कि इफ आई इंक्रीज माई सेल्स बाय इंक्रीमेंटल 50,000, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ओवर आउटपुट्स। मुझे ये सारे रिजल्ट को एक साथ देखना है कि अगर मेरी सेल्स 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख होती है तो क्या इस पे इम्पेक्ट आएगा। इफ आई इंक्रीज माई सेल बाय 100,000 तो क्या इंक्रीज आएगा। और इसी तरीके से मुझे ये एट द एंड 500,000 की मेरी सेल होती है तो मेरे आउटपुट में क्या इंक्रीज आएगा, क्या रिजल्ट होगा। ये सारे रिजल्ट मुझे एक वन विंडो पे एक साथ देखने हैं। यहाँ तो हम अलग अलग करके देख रहे थे, यहाँ मुझे एक ही साथ देखने हैं, तो इसको हम कहते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या कहता है, बेसिकली आपके वन वेरिएबल की चेंजेस के अगेंस्ट में आपके तमाम आउटपुट पे क्या रिजल्ट शो होंगे वो आपको बताया जाएगा, सही है। तो किस तरीके से अभी आपके सामने इसको एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये तमाम आपके आउटपुट है ना, यहाँ पर जो मैंने आउटपुट आपके रखे हुए ये इससे कनेक्ट होने चाहिए, सही है। रेफरेंसेस इसके साथ अटैच्ड होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये मैंने इनके साथ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ओके। ये रेफरेंसेस देना जरूरी थे मेरे लिए। और ये सेल्स जो आपका है 100,000 है, ये आपका यहाँ से कनेक्शन आपका होना चाहिए, ओके, सही है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये करना है कि इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टेबल की विंडो में। आपसे दो चीजें वो डिमांड कर रहा है, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी बेसिकली इनपुट है, इनपुट की बात कर रहा है वो, इनपुट है वो किस फॉर्म में है, कॉलम की फॉर्म में है या रो की फॉर्म में, ये आप मुझे बताएं। कॉलम की फॉर्म में है ना बेसिकली, तो हम रो की जो रो इनपुट सेल है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और आउटपुट पे हम क्या करेंगे, बेसिकली उसका एक कनेक्शन दे देंगे। वो कनेक्शन ये रहा इसका, ओके, और ओके कर दिया हमने। तो विद इन अ सेकेंड उसने आपको बता दिया कि इफ यू हैव यू आर इंक्रीजिंग योर सेल बाय 50,000 इंक्रीमेंटल, तो आपके जो आउटपुट है उसका क्या उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। यू कैन सी दैट ऑल टुगेदर, आप सब एक साथ देख सकते हो। और इसकी बेसिस पे आपके जो डिसीजंस हैं उनको भी आप एनालिसिस कर सकते हो इजीली, सही है। ये था आपकी जो फर्स्ट हमारा जो टेबल था उसका जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं आपके सामने यहाँ देख लेता हूँ। वन इनपुट, सही है, और मल्टीपल आउटपुट, सही है ना। एक इनपुट की चेंजेस पर आप मल्टीपल आउटपुट में चेंजेस देख सकते हो। वन इनपुट
मल्टीपल आउटपुट, ये आपका टेबल 1 था। आपका जो इनपुट है वो किस फॉर्म के अंदर है, किस रो फॉर्म के अंदर है या कॉलम फॉर्म में है, जस्ट आपको ये देखना है और इसकी अकॉर्डिंग उसकी जो डिमांड रिक्वायरमेंट है उसको आपको फुलफिल करना है, और तो आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने टेबल 1 को सॉल्व किया है। इसी तरीके से आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर COGS की परसेंटेज को आप लिंक करवा दें। ओके। और इसके अंदर आप एक काम करें, 0.05 की परसेंटेज को आप ऐड कर दें। सही है। और इसी तरीके से आपने ये नीचे पेस्ट कर देना है। ओके। अब इन तमाम को मैंने सेलेक्ट करना है और आपके परसेंटेज को मुझे यहाँ पर शो कर देना है, परसेंटेज एज अ परसेंटेज। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो इनपुट है उसको मैंने चेंज कर दिया, दोबारा मैंने इन पूरे पूरे टेबल को सेलेक्ट किया। अब मैं जाऊंगा डेटा के अंदर। सही है। डेटा के अंदर मेरे पास अवेलेबल है डेटा एनालिसिस। इसके अंदर डेटा टेबल के अंदर आउटपुट के अंदर कॉलम के अंदर, सॉरी, कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पर परसेंटेज को लिंक करवाना है और ओके कर देना है। तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है कि 65% तक तो ये आपके पॉजिटिव रिजल्ट को सपोर्ट करेगा। इफ योर COGS बाय इंक्रीज टू 70%, तो ये आपका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है आपके, वो तमाम नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगे। ये आपको एक कंट्रोल बताता है कि यू हैव टू कंट्रोल योर COGS। सही है। कि 65 से ये आगे ना बढ़े। एक कंट्रोल टूल की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं। टेबल 2 के बारे में हम बात करते हैं। ये टेबल 1 हमारी एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हम वन इनपुट की चेंजेस पे मल्टीपल आउटपुट के रिजल्ट्स को एनालिसिस कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं टेबल 2। टेबल 2 के अंदर बेसिकली हम 2 इनपुट को डील करते हैं। कितने इनपुट्स हैं हमारे पास? 2 इनपुट होते हैं हमारे पास। 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। 2 इनपुट की बेसिस पे 1 आउटपुट को हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर 2 इनपुट हमारे चेंज हो जाए तो उसकी बेस अगेंस्ट हमें 1 आउटपुट जो हमारा एक कहते इंपॉर्टेंट आउटपुट होगा, जिसको हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे इन दोनों इनपुट की चेंजेस की अगेंस्ट। तो उसको हम टारगेट बना के यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है बेसिकली वो EPS है। यू कैन सी दैट इट्स EPS 2.45। यहाँ पर हमारी जो परसेंटेजेस हमने इंक्रीज की है वो बेसिकली क्या है? हमारा COGS है। क्या है? COGS है। और ये हमारी सेल है। ये हमारी सेल है और ये हमारा COGS है। अब हम यहाँ पर इस रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल को ऑन किया। यहाँ पर रो इनपुट और कॉलम इनपुट डिमांड कर रहा है। रो की फॉर्म के अंदर हमारे पास COGS अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम COGS को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो COGS कहाँ है हमारे पास? ये रहा। ओके। और आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है? सॉरी, कॉलम के अंदर, सॉरी, कॉलम के अंदर क्या अवेलेबल है? वो सेल अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर सेल को टारगेट किया और ओके करवा दिया। जैसे ही हमने इसको ओके करवा दिया, यू कैन सी दैट कि आपका जो EPS है, जो आपका टारगेट EPS था, आउटपुट है, उसमें क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रही है बाय चेंजिंग योर 2 इनपुट ऑल टुगेदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हमारी सेल्स इंक्रीज कर जाती है 1.5,
लाख। और सिमिलरली हमारा COGS भी इंक्रीज हो जाता है 50 to 65%, तो हमारा EPS है 2.15 पे फॉल कर देता है, स्टैंड करता है। और इसी तरीके से हमारी सेल अगर 500,000 है, और तो सिमिलरली हमारा जो अपना वो COGS है वो 80% है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा EPS है वो 1.75 है। किस तरीके से हमने इसको डील किया आप देख सकते हैं। और इसी टेबल के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज किया, सो दैट हम इस चीज को मजीद फर्दर एनालिसिस कर सके। हमने एक यहाँ पर सर्टेन एक टारगेट डिफाइन किया है कि अगर इससे ज्यादा हमारा EPS हो जाए किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, जहां पर हमारी सेल्स और COGS के कंपैरिजन के अगेंस्ट में हमारा जो EPS है इस इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे मीट कर जाए या उससे बियॉन्ड हो जाए, तो वहां पर उस पर्टिकुलर फिगर्स को वो हाईलाइट कर दे। तो इसने जो बनाया था टारगेट वो 3.5 का, यू कैन सी डेट यहाँ पर हमने ये एडिट फॉर्मूलाज के अंदर में जाता हूँ तो वैल्यू का हमने रखा हुआ है 3.15। तो यहाँ पर 3 ऑल जो फिगर्स दैट आर हाईलाइटेड बियॉन्ड 3.15 यू कैन सी दैट। हमने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इसलिए इसने इसको हाईलाइट नहीं किया। तो इसको आपने फर्दर एनालिसिस आपने किया है कि हमारा जो आउटपुट है, जो टारगेट है, वो किस तरीके से यहाँ पर मीट कर रहा है। ये हमारी दो एग्जांपल्स थी डेटा टेबल की, जिसे हमने कंप्लीटली एक्सप्लोर किया है। और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमने गोल सीक के भी फंक्शंस को हमने सही तरीके से हमने इसको एक्सप्लोर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस। मजीद हम बात करते हैं, एक और फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर बेसिकली क्या करता है? दो चीजें हमने आपके सामने डिस्कशन की है इसके हवाले से, और आई होप मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। सही है। और अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो सिनारियो मैनेजर होता है वो क्या होता है बेसिकली। अब रिजल्ट तो आपके सामने शो हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि सर ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की फॉर्म में मेरे पास आ जाए। रिपोर्ट की फॉर्म में किस तरीके से? अब मैं ये देखना चाहता हूँ, तीन क्राइटेरिया मैंने अपने सामने रखे हुए हैं कि अगर मेरी सेल्स 500,000 पे पहुंचती है, उसके अगेंस्ट में जो मेरे आउटपुट में चेंजेस आती है, विच इज द बेस्ट क्राइटेरिया, क्योंकि सेल्स मेरी 500,000 पे है, और उसके अगेंस्ट में जो मेरे आउटपुट में चेंजेस होती है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाए। सिमिलरली उसके साथ एक और रिपोर्ट भी हो, जिसे मैं कहूँगा कि वर्स्ट, जिसमें मेरी सेल्स 1 लाख होगी, और उसके अगेंस्ट में जो भी मेरे अपना वो जो टारगेट है, मेरे आउटपुट है, उसमें क्या चेंजेस होगी, वो वर्स्ट एनालिसिस पे होंगी। तो और तीसरा जो हमारा एक क्राइटेरिया होगा, जो सिनेरियो होगा, उसके अंदर हम अपनी सेल्स को 100,000 से ज्यादा जो होगी और 500,000 से कम होगी, यानी एक मिडल इनपुट सेंटर की सेल को हम टारगेट बनाएंगे, दैट इज 350,000, 350,000। और उसके अगेंस्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे आउटपुट में क्या चेंजेस होगी, एक रिपोर्ट फॉर्म करेंगे, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर तीनों सिनारियों को हम प्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको काम ये करना पड़ेगा सर कि आपको ये तमाम आपके इनपुट्स हैं, ये तमाम आपके आउटपुट्स हैं, उनको एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा। नाम का मतलब क्या?
ये जो 350,000 है इसका नाम सेल होना चाहिए। अभी इसका नाम क्या है, I2 है। COGS का इसका नाम क्या है, I2 है, I3 है। तो इसी तरीके से आपको करना क्या पड़ेगा, ये तमाम जो सेल फिगर्स है उनका नाम ये होना चाहिए, और ये तमाम जो फिगर्स है उनके नाम ये होने चाहिए। नाम को डिफाइन करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप इनको सेलेक्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक। आप डेटा के अंदर जाएं, डेटा के अंदर फार्मूलाज के अंदर, सॉरी फार्मूलाज के अंदर जाएं, और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करना है लेफ्ट कॉलम, क्योंकि आपके जो हेडर्स हैं वो लेफ्ट कॉलम के अंदर है, तो आपने लेफ्ट कॉलम को बाय डिफॉल्ट उसने लेफ्ट कॉलम को इस चेक लगाया हुआ है, और हमें लेफ्ट कॉलम को ही नाम इसके डिफाइन करने हैं, और ओके कर दिया मैंने। सिमिलरली दोबारा आपने इनको सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए, लेफ्ट कॉलम को आपने चेक लगा दिया और ओके कर दिया। अब क्या हुआ, आपका ये 350,000 बेसिकली इसका नाम जो हो गया वो सेल्स हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ। सही है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। चलें अभी एक काम करते हैं, ये देख सकते हैं आप, सेल्स हो गया, COGS। हाँ, ये आपका टैक्स, ये शेयर्स, और ये GP, ये EBT, ये नेट प्रॉफिट, और ये आपका EPS, ये सारे नाम आपके हो चुके हैं। अब मजीद आपको क्या करना है, अब आपको सिनारियो मैनेजर पे जाके उसकी विंडो पे थोड़ा सा काम करना है। मैं डेटा में गया, व्हाट इफ एनालिसिस की विंडो को मैंने ओपन किया, सिनारियो मैनेजर मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसको ओपन कर दिया। फिलहाल अभी हमारे पास कोई भी सिनारियो इसके अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास ये तीनों सिनेरियो डिफाइन किए गए हैं, मैं इसको तीनों को डिलीट कर देता हूँ। एड पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है सिनेरियो का नाम बताओ। सबसे मैं पहले लिखूंगा मैं बेस्ट, ओके, बेस्ट, गुड। फिर इसके बाद अब यहाँ पर चेंजेस किस में करनी है, किसको आपने इनपुट, किस इनपुट में चेंजेस करनी है, मैंने कहा भाई इसमें चेंजेस करनी है। सही है, चेंजेस इनपुट दे दिया मैंने, ओके किया। वो मुझे कहता है आप फिगर बताओ, मैंने कहा इसकी फिगर होनी चाहिए 500,000। ये देखिए, आपने जो नाम डिफाइन किया है ना, इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर वो इसका नाम दे रहा है सेल्स। अगर मैंने इसका नाम डिफाइन नहीं किया हुआ होता तो वहां पर ये सेल्स नंबर, रेफरेंस नंबर वो आपको यहाँ पर देता है कि B2 यहाँ लिखा हुआ होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इसको अंडरस्टैंडिंग करने में, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका पहले ही से नाम डिफाइन कर दिया। सेल हमने लिख दी 500,000, ओके कर दिया। ये एक हमारा सिनारियो हो चुका है, सही है। नंबर 2, क्या चेंजेस होनी चाहिए, अच्छा, क्या चेंजेस होनी चाहिए हमारे पास। नंबर 2 हमारे पास है वर्स्ट, वर्स्ट। तो इसका नाम हमने वर्स्ट रख दिया। चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल के अंदर, अच्छा, हम एक काम करते हैं, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि चेंजिंग सेल के अंदर हमने गड़बड़ कर दी है, कि हम यहाँ पर बेस्ट को दोबारा एडिट करते हैं, और यहाँ पर चेंजिंग सेल के अंदर, बिल्कुल सही, यहाँ से मैंने सही किया था, बिल्कुल सही किया था मैंने, ओके कर दिया, और इसको मैंने बिल्कुल सही किया था। ओके ओके। नंबर 2, वर्स्ट, चेंजिंग इसने ऑलरेडी इसने पिक कर ली है, जो हमने बेस्ट में रखी थी। तो यहाँ पर हम उसको ओके करते हैं और इसको देते हैं
350 वॉट्स के अंदर 100,000 है। ओके, और इसके अंदर नंबर 3 हमारे पास जो है वो है एवरेज। चेंजेस यही है, और इसको हम 350 रखते हैं। सही है। तो इसको हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर ये तीन चीजें आपके पास आ चुकी है। तीन चीजें आपके पास आ चुकी हैं। ये है बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। जैसे ही मैंने यहाँ पर बेस्ट पे क्लिक किया, तो बेस्ट की बेसिस पे आप देख सकते हैं आपके रिजल्ट क्या है। वर्स्ट पे क्लिक किया, वर्स्ट की बेसिस पे आपके रिजल्ट क्या है। एवरेज की बेसिस पे आपके रिजल्ट क्या है, ये आपके सामने शो हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा समरी पे। ओके, समरी पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कहता है कि रिजल्ट सेल बताओ, रिजल्ट सेल्स बताओ। तो मैंने ये तमाम सेल्स को मैंने टारगेट कर दिया कि ये तमाम सेल्स मुझे चाहिए। ओके, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब वो रिपोर्ट की फॉर्म में इनको लेके आएगा। एक न्यू शीट के ऊपर आपकी एक रिपोर्ट इसने जनरेट कर दी है, और वहां पर ये आपको बता रहा है कि आपकी जो सेल्स है, अगर 350 है, विच इज करंट सेल जो आप इसके अंदर शो हो रही थी, और वो आपकी एवरेज भी है, तो उसकी बेसिस पे क्या रिजल्ट है, बेस्ट पे क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, और वर्स्ट पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये इसने आपको एक रिपोर्ट, एक समरी तैयार करके आपको दे दी है। दैट इज कॉल्ड सिनारियो मैनेजर। सही है। पर्टिकुलर इनपुट के अंदर चेंजेस करके आपके आउटपुट की एक रिपोर्ट फॉर्म के अंदर आप लेके आना चाहते हो, तो क्या किस तरीके से चेंजेस को आप डील कर रहे हो, ये आपके सामने आ चुका है। तो आई होप भाई आपको समझ में आया होगा कि आज का जो बेसिकली हमारा जो एजेंडा था वो व्हाट इफ एनालिसिस को डील करना था। ये एक हमारी शीट थी जिसको हमने डील कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आप एक मजीद एडवांस फंक्शंस की तरफ, विच इज हमारे पास है सोल्वर। जिसको हम डील करेंगे वो है सॉल्वर। और सॉल्वर के अंदर क्या है चीज हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं। सॉल्वर क्या करता है, बेसिकली सॉल्वर होता क्या है। सबसे पहले सॉल्वर का जो नाम है वो इसलिए से रखा गया है कि ये आपके कॉम्प्लेक्स जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में आपकी मदद करता है। किस तरीके से, इसको देख लेते हैं किस तरीके से। आपके सामने एक इक्वेशन रखी गई है। इक्वेशन के अंदर तीन वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है। इन तीन वेरिएबल्स का जो सम आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, विच इज 88 आ रहा है। सही है, 88 आ रहा है। मैं इन तीन वेरिएबल्स को यहाँ से गायब कर देता हूँ। ओके कर दिया। सही है। तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि आपका जो एक्स, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। वाई स्क्वायर है, जेड क्यूब है, और इसका जो मल्टीपल आंसर जो है वो क्या है, 88 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सेल के अंदर ये काम कर लेना है, जो कि सॉल्वर को यूज करने से पहले करना पड़ेगा आपको। क्या, यहाँ आपने तीन वेरिएबल्स लिख लिए। आपको ये पता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो, उसका आंसर ये सेम ही होगा, यानी किसी से वो मल्टीप्लाई होकर नहीं आएगा इसका आंसर। चाहिए, वाई का जो, वाई की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर आंसर होगा। सही है। जेड की जो वैल्यू होगी उसका क्यूब आंसर होगा, और इन तीनों का आंसर इसका टोटल क्या आएगा, 88 आना चाहिए। इतना आपको आइडिया हो चुका है। अब हम इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन को जो सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग सॉल्वर। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, आप गए यहाँ पर, हम्म, ये फार्मूला की विंडो नहीं, डेटा की विंडो में, डेटा की विंडो में आपके पास सॉल्वर यहाँ अवेलेबल है। ओके, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में सॉल्वर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल के अंदर, आपको जाना है ऑप्शंस में, आपको जाना है एडिंस में। एडिंस में आप चले गए। एडिंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल एडिंस में गो
की विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ सॉल्वर अवेलेबल है, सॉल्वर पे आपको चेक लगा के ओके कर देना है, तो सॉल्वर यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सही है। आपको करना किस तरीके से है, आपने इस पर्टिकुलर जहां पर आपका आंसर नजर आएगा आपको, उस पूरी सेल्स को, पूरी रेंज को आपने सेलेक्ट किया, सॉल्वर पे आपने क्लिक किया। सही है। सॉल्वर पे क्लिक करने के बाद और ऑलरेडी ये सॉल्व्ड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये विंडो आपके सामने ऑन हो चुकी है। सॉल्वर पैरामीटर्स की कुछ पैरामीटर्स वो आपसे डिमांड कर रहा है। सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्वर का यूज कर रहे हैं, उसका आंसर क्या मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है। मैक्सिमाइज मींस जब आप किसी प्रॉफिट की कैलकुलेशन को शो वहां पर आप सॉल्व कर रहे हो, और जारी बात है उस वक्त आपका जो टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वहां पर आप मैक्सिमाइज को एनेबल करोगे। मिनिमाइज जब आप किसी कॉस्ट के हवाले से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन को आप ऑन करोगे। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू आंसर आपके पास अवेलेबल है, तो उस वक्त आप वैल्यूज को क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपने वैल्यू बता दी कौन सी वैल्यू है, विच इज 88। और सेट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, सेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो आपका आंसर सॉल्व आपको नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। बाय चेंजिंग वेरिएबल्स तो कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ये पर्टिकुलर ये आपके चेंजिंग वेरिएबल्स होंगे। ओके, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम कुछ यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे, यानी जो आपको सवाल पूछा गया है उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट होंगे कि आपका आंसर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। सेल रेफरेंसेस क्या है, यही वाले हैं। ओके, मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर होने चाहिए ये। सही है, इंटीजर होने चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं होने चाहिए। और दोबारा आपसे ये कहा गया कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी 1 भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ये दो कंडीशंस आपके साथ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ अटैच थी, जिनको हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट के अंदर डिफाइन कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, वो आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं अब सॉल्व करूं। आपने कहा सॉल्व करें। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया, उसने आपका इस पर्टिकुलर जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया, और आंसर आपके सामने आ चुका है कि अगर इसकी वैल्यू 15 है, तो उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर यही होगा। ये 3 इसका आंसर है, लेकिन इसका स्क्वायर आंसर होना चाहिए। 4 इसका इस वैल्यू है इसकी, और लेकिन क्यूब की 64 हो जाएगा। इन तीनों का आंसर क्या होगा, 88। अब आप देख सकते हो कि ये जो अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, उसे इसने विद इन अ सेकेंड इसे सॉल्व करके आपके सामने रख दिया। इसे हम कहते हैं सॉल्वर। इसी इसकी एक मजीद एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, विच इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन को हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से ये सॉल्व हुआ था, इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। अब आपको सबसे पहले इस अपने पूरे सिनारियो को समझना पड़ेगा। आपके पास 4 वेयर हाउसेस है। सही है, और 4 कस्टमर हैं, आपके 4 कस्टमर्स हैं, 4 वेयर हाउसेस है, और आपके पास यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट दी गई है कि अगर वेयर हाउस 1 से आप कस्टमर 1 को माल सप्लाई करेंगे, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। वेयर हाउस 2 से करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वेयर हाउस 3 से करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, सिमिलरली वेयर हाउस 4 से करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी।
इसी तरीके से कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 की कॉस्ट यहाँ पर आपके पास आपको बताई गई है। अब आपको ये बताया गया है कि कस्टमर्स की जो डिमांड है वो ये रही। ये कस्टमर्स की डिमांड है कि एक कस्टमर 1 चाहता है कि मुझे 30 यूनिट की वो डिमांड रखता है, कस्टमर 2 24 यूनिट की डिमांड रखता है, कस्टमर 3 29 यूनिट्स की डिमांड रखता है, कस्टमर 4 17 यूनिट्स की डिमांड रखता है। और आपके पास जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की वो कितनी है, 100 है, और डिमांड भी आपकी कितनी है, 100 है। आप देख सकते हैं आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों बराबर हैं, यानी जो आपके पास अवेलेबल है स्टॉक और जो आपको आपकी जो रिक्वायर्ड आपसे है वो कितनी है, वो भी 100 है। तो आपको इस तरीके से इनको एलोकेट करना है कस्टमर्स में कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज रहे। यहाँ पर सबसे आपको जो मिनिमाइजेशन कॉस्ट बताई गई है 1468। मैं ये आंसर यहाँ लिख देता हूँ, 1468। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, या ये सबसे मिनिमाइज कॉस्ट है, ये आपकी 1468। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपने जो अवेलेबल आपका स्टॉक है किस तरीके से आपको एलोकेट करना है कस्टमर्स में कि आपकी जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमाइज रहे। आपके पास ये बताया गया कि कस्टमर 1 को हमने वेयर हाउस 2 से दिया है क्योंकि यहाँ पर इसकी कॉस्ट 18 है, वेयर हाउस 3 से दिया है इसकी यहाँ पर इसकी कॉस्ट 15 है। सिमिलरली यहाँ पर हमने 20 यूनिट्स इसको 14 से दिए हैं, 4 यूनिट्स हमने इसको 4 यूनिट्स हमने कैसे वेयर हाउस 2 से दिए हैं। इसी तरीके से हमने कस्टमर 3 और कस्टमर 2 को इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग माल को सप्लाई किया है और हमारी कॉस्ट मिनिमाइजेशन आपके सामने अवेलेबल है। किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है इसको हम देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर जहां पर मुझे अपने आंसर्स को प्लॉट करवाना है उसको मैंने डिलीट किया, सही है। अब किस तरीके से इस आंसर्स को हमने रखना है ये देखते हैं। सॉल्वर पे मैंने क्लिक किया, आंसर ऑलरेडी सॉल्व है। हम इसी को ही देख लेते हैं, इसी को स्टडी कर लेते हैं। सेट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पर आपको आपका आंसर नजर आना चाहिए वो ये रहा। आपका एरिया जहां पर आपके वेरिएबल्स की चेंजेस आपको नजर आएगी वो ये रहा। ओके, ये पूरे पर्टिकुलर इंटीजर्स यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से डिफाइन किया गया ये आपको देखना है सही तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको देखना है, तो इसको हम इसमें हम गए चेंज की विंडो पे मैंने क्लिक किया तो इसने बताया कि दिस एरिया दिस रेंज इज इक्वल टू इंटीजर। अच्छा, इज इक्वल टू इंटीजर, ओके। यानी कोई पॉइंट में फिगर नहीं चाहिए, जाहिर बात है पूरा यूनिट ही कस्टमर लेगा, हाफ यूनिट तो वो नहीं लेगा। नंबर 2, चलिए इसको हटाते हैं। नंबर 2 में हमारे पास ये रहा दिस चेंज, और इसने कहा है कि दिस रेंज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, माइनस में कोई फिगर नहीं आनी चाहिए। दो हमारे पास कांस्टेंट हमने क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिख लिए। नंबर 3 कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, दिस पर्टिकुलर वैल्यूज इसके। जाहिर बात है जितनी आपकी डिमांड है उतने ही आपको यूनिट मिलने चाहिए ना, उससे ज्यादा या उससे कम थोड़ी आपको मिलने चाहिए। तो दिस आंसर्स मस्ट बी इज इक्वल टू दिस वैल्यूज दिस डिमांड, ओके। और यहाँ जो अवेलेबल है स्टॉक की अवेलेबिलिटी है उसको किस तरीके से आपने उसको किस तरीके से आपने डिफाइन किया है कि जो स्टॉक आउट हो रहा है, जो स्टॉक आउट हो रहा है मस्ट बी इक्वल टू स्टॉक अवेलेबल। आपका 100 स्टॉक अवेलेबल है तो ये स्टॉक आउट की जो यहाँ पर आपके पास रेंज अवेलेबल है वो भी इक्वल होनी चाहिए 100 के। ये 4 कंस्ट्रेंट को हमने डिफाइन करने के बाद हमने जैसे ही सॉल्वर के बटन को क्लिक किया
आंसर्स आपके सामने आ चुका है 1468, विच इज मिनिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ये सॉल्वर का आपके पास सेकंड एग्जांपल थी आपके पास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्वर को यूज किया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है। इनकम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सही है। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको यहाँ पर दो चीजें एक समझनी है। एक तो पाइवट टेबल, और इस पाइवट टेबल की मदद से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पाइवट टेबल आई होप आपको समझ में, आपने बनाई होगी, काफ़ी मरतबा यूज़ भी किया होगा। थोड़ा बहुत इसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि क्या किस तरीके से यूज़ होता है। ये मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है। इस टेबल पे मैं कहीं पर भी एक जगह क्लिक करके मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो ये पूरा टेबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। मैं फिलहाल न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल को प्लॉट करना चाहता हूँ, और तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद पाइवट टेबल की विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। जितने भी वहाँ पर हेडर्स अवेलेबल थे, तमाम यहाँ फील्ड्स की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप देख सकते हो चार बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। जो हेडर्स जो वैल्यूज शो कर रहा है वो यहाँ पर शो होंगे। जो अगर आपको यहाँ पर फिल्टर का यूज करना है तो जिस बेसिस पे आप अपने रिजल्ट को, अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करवाना चाहते हो, उसको आप यहाँ पर प्लेस करोगे। अदर अदर रिकॉर्ड्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रो और कॉलम में आप रखोगे। फिलहाल मुझे एक काम करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई सेल्समैन आ जाए। सेल्समैन सारे आ चुके हैं और उनकी यहाँ पर मेरे पास सेल्स आ जाए। तो ये आपको छोटा सा डेटा आपके सामने तैयार हो चुका है कि किस तरीके से आपने पाइवट टेबल की मदद से आपने जल्द विद इन अ सेकेंड तमाम सेल्समैन की सेल्स, टोटल सेल्स है या उसको रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। सिमिलरली आपने सेल्समैन को अनचेक कर दिया, आपने जेंडर लिख दिया तो जेंडर वाइज रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। जेंडर्स को आपने खत्म करके आपने प्रोडक्ट लिख दिया तो प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट आ गई आपके पास। जेंडर के साथ आपने प्रोडक्ट को भी क्लिक किया तो ये आपके सामने एक रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस वक्त तमाम इंफॉर्मेशन एक ही कॉलम के अंदर आ रही है। मैं इसे डिफरेंट कॉलम के अंदर लेके आना चाहता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे यहाँ पर डिजाइन में, आप जाएंगे यहाँ पर रिपोर्ट के लेआउट में, टेबुलर फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है और ओके कर देना। तो इससे क्या होगा कि सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग आपके सेपरेट कॉलम के अंदर शो होंगी। फीमेल की इंफॉर्मेशन है और प्रोडक्ट के हवाले से, मेल की इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के हवाले से। आपने जेंडर को ख़त्म कर दिया और आपने यहाँ पर लिख दिया आपका जो हो दूसरी जो आपके पास अवेलेबल है, रीजन अवेलेबल है मैं आई थिंक। तो रीजन को आप क्लिक कर दें। कहाँ गए रीजन्स आपके पास अवेलेबल था यहाँ पर। अच्छा रीजन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप आइए रहा रीजन पे आपने क्लिक किया तो रीजन वाइज आपके पास रिपोर्ट आ गई है। यहाँ से आपने प्रोडक्ट को नीचे लेकर आ गए तो इसी तरीके से सेंट्रल वाइज के प्रोडक्ट के अंदर कितनी सेल्स हुई है ये आपके पास रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर जो आपके पास सेल्स जो वैल्यूज होती है उसको दो मर्तबा भी आप नीचे रख सकते हो अपनी वैल्यूज के अंदर। इससे फायदा क्या होगा कि सेकंड टाइम जो आपने रखा है ना उस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप शो वैल्यू एस पे आपने क्लिक किया और आपने कॉलम की परसेंटेज पे आपने क्लिक कर दिया। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो पूरा जो कॉलम है वो 100% है। और ये जो सेंट्रल में कितना परसेंट यूज हो रहा है, 25% यूज हो रहा है। सिमिलरली आप इसको ये भी काम कर सकते हैं। वैल्यू एस पे आपने क्लिक किया, कॉलम टोटल की जगह आपने ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर देना है। तो यही शो होगा। एक मिनट में आपको दिखाना, वैसे बेसिकली जो चाहता हूँ मैं करना वो है ये है कि मुझे यहाँ पर जो परसेंटेज शो करनी है
रीजन वाइज। ओके, इससे क्या होगा बेसिकली, ये आपका सेंट्रल का 100% है। इस 100% का ब्रेकअप आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ चुका है। सही है, ये आपका 100% है और इसका ब्रेकअप आपके पास यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से भी आप अपने रिजल्ट को शो करवा सकते हो। आपके पास डिजाइन अवेलेबल है, कोई भी आप एक डिजाइन ले सकते हो। अगर ये सब टोटल्स आपको नहीं चाहिए, यहाँ से आप इसको बंद करवा सकते हो। सही है, इसको आप बंद करवा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ पर शो करवा सकते हो। टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, फिलहाल मुझे बॉटम पे चाहिए तो यहाँ पर शो हो चुके हैं। अगर आपको ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल की विंडो को आप ऑफ करवा सकते हो। इट्स अप टू यू। ये तो हमारा छोटा सा एक आइडिया था जिसको हम बताते हैं कि किस तरीके से पाइवट टेबल को यूज करते हैं। पाइवट टेबल के बारे में ऑलरेडी आपके पास अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है। काफ़ी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे भी इसके अपलोड की हुई हैं, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड के हवाले से। यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड किस तरीके से हम शो करते हैं। अब एक काम करता हूँ, किस जो वेरी नेक्स्ट जो मेरे पास परसेंटेज वाली फील्ड है उसको मैंने ख़त्म किया। अब यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ सेल्स अवेलेबल है, सेल्स को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और फिर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस रिजल्ट को मैं प्रोडक्ट भी हटा देता हूँ। तो रीजन वाइज मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं सेल्स को हटा देता हूँ और यहाँ पर फिर सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वांटिटी देन सेल्स। ओके, इससे फायदा क्या होगा, मेरे पास दो फील्ड अवेलेबल, दो चीजें आ गई है, क्वांटिटी सोल्ड और सम ऑफ सेल्स। ये दो चीजें मेरे पास आ चुकी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पर यूनिट सेल्स की कॉस्ट निकाल सकता हूँ, सेल निकाल सकता हूँ, पर यूनिट सेल निकाल सकता हूँ, इनकी बेसिस पे इजीली निकाल सकता हूँ। अगर तो किस तरीके से निकालूंगा मैं यहाँ क्लिक करूंगा और एनालिसिस पे जाऊंगा। एनालिसिस पे जाने के बाद फील्ड आइटम पे मैंने क्लिक किया, कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपको ये अपना यहाँ लिखना है कि जो आप फील्ड का नाम रखना चाहते हो, पर यूनिट सेल। ओके, और फार्मूला आप खुद बनाएंगे यहाँ पर। क्या किस तरीके से बनाएंगे कि भाई आपने लिखा कि सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। ओके, और ओके कर दिया यहाँ पर। जैसे ही आपने ओके किया कि पर यूनिट सोल्ड आपके पास एक कैलकुलेटेड फील्ड की तरह यहाँ पर शो हो चुकी है। सही है, अब आप बस ये आपने काम कर दिया। अब आप रीजन को हटा दें, इसकी जगह आप प्रोडक्ट रख दें। रीजन को आपने बाहर निकाल दिया, तो ये आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। आई होप इसका आइडिया आपको हो गया होगा कि हमने यहाँ पर किस तरीके से पाइवट टेबल को यूज किया है। अच्छा, अब हम जो हमारा बेसिक जो मेन एजेंडा है वो क्या है, इनकम स्टेटमेंट को तैयार करना पाइवट टेबल की मदद से। तो हम करते हैं, यहाँ पर हमने इसे डिलीट किया जो हमें नहीं चाहिए। अब हम इनकम स्टेटमेंट पे मैंने क्लिक किया, इस पूरी पर्टिकुलर रेंज को मैंने सेलेक्ट किया बाय यूजिंग पाइवट टेबल और ओके करवा दिया। सारी तमाम हेडर्स मेरे पास अवेलेबल है। इन हेडर्स की मदद से और कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से मैं एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। देखते रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स। ओके, सेल्स आपके पास आ चुकी है, मैं इसको कॉलम में ले लेता हूँ। सही है, या आप इसको, चले फिलहाल मैं इसको यहीं रखता हूँ। ओके, सील्स आ गई। इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, COGS चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को मैं एक काम करता हूँ, ये कॉलम के अंदर है ना, मैं कॉलम से इसको रो में रख देता हूँ। ये आपके पास आ चुकी है, सम ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दो चीज़ें आ चुकी हैं। इसकी बेसिस पे मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, फार्मूला मेरे पास अवेलेबल है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, और मैंने यहाँ पर ओके करवा दिया। ओके कर दिया, तो आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है।
सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर जैसा ग्रॉस प्रॉफिट की स्पेलिंग का मसला हो गया है, इसमें हम जाते हैं दोबारा और कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर, और यहाँ पर जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है इसको मैंने क्लिक किया, और इस पे जो, सॉरी, मैं एक काम कर देता हूँ, दोबारा मैंने इस पे क्लिक किया, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पर स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, और इसको मैंने ऐड करवा दिया, ओके कर दिया। और इसको मैंने जो जो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर है इसको मैंने निकाल दिया बाहर, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास क्या है, तमाम एक्सपेंसेस को आप एक साथ क्लिक करना शुरू कर दें। रेंट, पर्सनल कॉस्ट, यूटिलिटीज, कंज्यूमेबल आइटम, मिसलेनियस आइटम, ये आपके सब तमाम आइटम्स आ चुकी हैं। आपने यहाँ पर फिर दोबारा कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ करना है। कैलकुलेटेड फील्ड को आपने यूज़ किया और यहाँ पर आपने लिख दिया टोटल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपने लिखा और प्लस 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 प्लस, और ओके कर दिया। तमाम को मैंने प्लस करवा के आपके सामने इसका टोटल लिख दिया। ओके। अब आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट के लिए दोबारा आप कैलकुलेटेड आइटम में गए, आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया और यहाँ लिख दिया आपने नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर आपने ये फार्मूला बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके करवा दिया, आपके पास प्रॉफिट आ चुका है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। शेयर्स की अगर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप ईपीएस भी निकाल सकते हो। फिलहाल मेरे पास शेयर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल स्टोर वगैरह नहीं है, नहीं है, छोड़ देता हूँ मैं इसको। यहाँ तक मेरी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी सी मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं जाऊँगा होम में, सही है, और इस कॉलम को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। इस दोनों फिगर्स को मैंने एक डब्बे में रखे और इसकी मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। और फॉर्मेटिंग करने के बाद अब आपने इसको सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया और बेटी सही है। और इन तमाम को आपने थोड़े से इसके फॉन्ट को भी बड़ा कर दो ताकि ये सही तरीके से विजिबल हो जाए। और अब आपने कंट्रोल एच की मदद से यहाँ पर सम ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने रिप्लेस में इसको डैश कर दिया और यहाँ पर आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। सही है। यहाँ इनकम स्टेटमेंट तैयार करने का मकसद मेरा क्या था, मकसद ये आपको बताना ये था कि एक बार जब आपने इनकम स्टेटमेंट तैयार कर दी ना, अब आप इसका एक जादू देखिएगा।
जादू क्या है सर? जादू आप देख लीजिएगा कि जैसे ही ज्योग्राफी को आपने कॉलम में प्लॉट किया, तो ज्योग्राफिकल वाइज ये आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। सिमिलरली आपने ज्योग्राफिकल को बाहर निकाल दिया, मंथ को आपने यहाँ पर कॉलम में रखा, तो मंथ वाइज आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। फिर आपने क्या किया, मंथ को आपने बाहर निकाल दिया और आपने स्टोर एरिया को आपने कॉलम में रखा, तो स्टोर एरिया वाइज आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। तो ये था एक छोटा सा मैजिक, जिससे हम इनकम स्टेटमेंट को हमने जस्ट एक मरतबा प्रिपेयर किया था। अब वो इनकम स्टेटमेंट जिस तरीके से हम चाहें उसको हम तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है आपका डेटा है ना, वो अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर सही तरीके से डेटा होगा आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली बना सकते हैं। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिकली आज का हमारा एजेंडा था, और यही मुझे आज की क्लास के अंदर वाइंड अप करना था कि जो तमाम फंक्शंस अवेलेबल थे मेरे पास एडवांस एक्सेल के, वो मैंने आज आपके सामने रख दिए। लास्ट क्लास होगी हमारी कमिंग फ्राइडे को इंशाल्लाह, उसके अंदर मैक्रोस के थ्रू कुछ डेटाबेस के अंदर जो एंट्रीज हम करते हैं, जो यूजर्स को हम अलाउ करते हैं, वो किस तरीके से कि वो यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने डेटा को हम सिक्योर करते हैं कि उसके अंदर वो मैनिपुलेशन ना कर सके। वहाँ पर किस तरीके से मैक्रोस के साथ हम डील करेंगे, वो हम इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे के अंदर वो हमारी लास्ट क्लास होगी, और ये हमारा एजेंडा होगा इंशाल्लाह। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।